Okay, let's start our discussion about the oscillator. ऑसिलेटर की जो वर्किंग थी वो हम कल देख चुके थे कि उसमें एलसी ऑसिलेटर्स में वर्किंग कैसी होती है। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स में केवल ये स्टडी करेंगे। उसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, केवल हमें ये देखना है कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने के लिए और वहाँ पे ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी। हम केवल सर्किट डायग्राम देखेंगे, उसमें अरेंजमेंट मतलब जो भी अरेंजमेंट है सर्किट का, कि जैसे एलसी अरेंजमेंट भी है तो वो किस तरीके से है। तो वो ये देखेंगे और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। आज हम ऑसिलेटर में ये इम्पॉर्टेंट मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑसिलेटर होंगे उसमें यही दो चीज़ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्यून एलसी ऑसिलेटर। अब इसको ट्यून कलेक्टर एलसी ऑसिलेटर ही क्यों बोला जाता है। ट्यून सर्किट या टैंक सर्किट कौन से होते हैं पता है सबको, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। एनीवन? हम वॉइस नहीं आ रहा था, एक बार रिपीट करेंगे। मैं ये बोल रही हूँ कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था ट्यून और टैंक सर्किट कौन से होते हैं। तो अभी कोई बताएगा कि टैंक सर्किट किसे बोलते हैं। एलसी एलसी सर्किट। सर्किट पैरेलल। हाँ एग्जैक्टली। अब हम स्टडी कर रहे थे ट्यून कलेक्टर एलसी ऑसिलेटर। तो इसको ऐसा ट्यून कलेक्टर स्पेसिफाई क्यों किया गया है। ट्यून तो वर्ड यूज़ किया है एलसी ऑसिलेशंस की वजह से, क्योंकि इसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट होगा पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में। दूसरा कलेक्टर वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो ये सर्किट अरेंजमेंट होगा, ये एलसी ऑसिलेटर जो इसमें कनेक्ट होगा वो एम्पलीफायर के कलेक्टर पे कनेक्ट होगा। इस वजह से इसको हमने ऐसा नाम दिया है ट्यून कलेक्टर एलसी ऑसिलेटर। अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कि किस टाइप का होता है और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चेक करेंगे कि क्या होती है। और मतलब डिटेल डेरिवेशन नहीं करना है तुम्हें, डायरेक्ट इसकी जो रिजल्ट है फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है बस वो पता होनी चाहिए। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। इसके अलावा बस तुमसे से ज़्यादा इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें अरेंजमेंट कैसी होती है, इसमें अरेंजमेंट कैसी होती है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। मैम इसमें न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं आएंगे ना? नहीं, न्यूमेरिकल आएंगे तो बस चांसेस ट्रांजिस्टर पे ही आने के। वो भी उसमें जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है जैसे अल्फ़ा बीटा गामा, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन तो नहीं हो सकते हैं, मतलब सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और इस टॉपिक से तो आएगा तो कंसेप्चुअल ही आएगा। हम यहाँ पर ट्यून मतलब एल एंड सी पे वो ऑसिलेट करेगा, इसलिए ट्यून बोला जा रहा है। ट्यून एल और सी का जो पैरेलल सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होता है इसे बोला जाता है। हम्म। सर्किट डायग्राम साथ साथ ड्रॉ कर लेना, बाद में अलग से टाइम चाहिए होता है फिर तुम्हें।
ये इसका सर्किट अरेंजमेंट होता है। इस सर्किट में एक ट्रांसफार्मर लगा है और एक कैपेसिटर लगा है। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो और कैपेसिटर, ये दोनों मिलके हमारा एलसी सर्किट बना रहे हैं, या ये कह सकते हैं हम टैंक सर्किट बना रहे हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग है L1 और ये कैपेसिटर दोनों आपस में पैरेलल कनेक्ट है और ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट है। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसके अब इसमें होगा कैसे क्या, जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे, मतलब इस की को ऑन करेंगे, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, कलेक्टर करंट फ्लो होगा ट्रांजिस्टर में। कलेक्टर करंट फ्लो होने की वजह से ये कैपेसिटर चार्ज होगा। जैसे एक बार पहले कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, उसके बाद इस जो ये कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा और कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और यहाँ पे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे। तो वो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ 1/2 पाई रूट ऑफ L1 C1 होगी। इस केस में फ्रीक्वेंसी ये होती है, ठीक है। और इस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता, नो फेज शिफ्ट। तो ये था ट्यून कलेक्टर एलसी ऑसिलेटर के बारे में। मतलब इसमें मेन तुम्हें इस सर्किट का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो ये अरेंजमेंट बनाया है मैंने, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है और इसकी ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये बताओ। अब यहाँ पे सब कलेक्टर करंट ही फ्लो करेगा, मतलब इमीटर बेस करंट नहीं होगा। जैसे की को ऑन करोगे, इसको ऑन करोगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। बेस करंट भी पर हमने केवल बाइसिंग इसको केवल कलेक्टर की तरफ से की है, इधर हमने बाइसिंग ही नहीं की है, तो करंट केवल वही फ्लो होगा। ओके। और जितना हमने फॉर्मूले से पढ़ा है, I इज इक्वल टू IC होता है, बेस करंट वैसे भी बहुत कम होता है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एमिटर करंट भी होगा, जैसे कलेक्टर करंट इससे फ्लो होगा। तो वो एमिटर करंट जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, डिपेंड करेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग या तो यहाँ से बाईपास होगा या फिर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा और फिर वही जो एम्पलीफायर की वर्किंग है वही सेम रहेगी। मेन डिफरेंस यही था, वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट ऑसिलेटर है कॉलपिट्स ऑसिलेटर। मैम हाँ आगे बोलो। मैम ये डायग्राम हमें लर्न करना होगा या इसका कोई यूज होगा क्या? बहुत रेयर चांस है कि ऐसे तुमसे डायग्राम दे और पूछे, बस वो थियोरेटिकली पूछ सकते हैं कि अरेंजमेंट कैसी होती है। बस मतलब पता तो होना चाहिए कि फिगर बनता कैसे है, पर ऐसा बहुत रेयर चांस है कि तुम पेपर में डिफरेंट 4 ऑप्शन में ऐसे फिगर बने हुए आएंगे और तुमसे पूछे करेक्ट कौन सा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, बहुत रेयर चांस है। कि आज तक अभी तक जितने भी तुम प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के उठा के देखोगे, उसमें तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मिल सकता है तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई क्वेश्चन मिल सकता है मैक्सिमम। अब जो कॉलपिट ऑसिलेटर होता है, उसका सर्किट अरेंजमेंट देख लेते हैं हम किस टाइप का होता है। मैं पूरा सर्किट डायग्राम नहीं बना रही हूँ। उसमें क्या होगा कि ये वाला सर्किट यहाँ तक सब सेम रहेगा, ये रेजिस्टेंस R1 R2 C2 ये सब सेम रहेंगे। इस केस में C2 इसको नाम नहीं देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जो इसका टैंक सर्किट बनेगा वो
उसमें हमें दो कैपेसिटर चाहिए, C1 एंड C2, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर। जैसे इसमें केवल एक ही कैपेसिटर का रोल था, कॉलपिट ऑसिलेटर में दो कैपेसिटर्स का रोल होगा। तो इस केस में हम कुछ जो ये टैंक सर्किट है केवल मैं उसी को रिप्लेस कर रही हूँ, बाकी सब सेम रहेगा ऑलमोस्ट। तो जो ये ट्रांजिस्टर वाला पार्ट है ये ड्रॉ कर रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर, एक कैपेसिटेंस लगा था। एक कॉलपिट ऑसिलेटर में क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस लगे होते हैं और एक इंडक्टेंस लगा होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो इसकी होती है अब ये होगी एल सी इक्विलेंट। सी इक्विलेंट सीरीज में क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और इस अरेंजमेंट कैपेसिटर के बीच में ग्राउंडेड किया हुआ है उसका मतलब मैं सॉरी हाँ कैपेसिटर के बीच में जो ग्राउंडेड है उसका मतलब ग्राउंडेड है तो कुछ क्या है? कैपेसिटर का ग्राउंड क्या? दो कैपेसिटर के बीच में ग्राउंडेड है ना, हाँ ग्राउंड किया हुआ है। उसका मतलब कैसे होता है कि बीच में ग्राउंडेड हो गया? तुम ये पूछना चाह रहे हो कि बीच में ग्राउंड क्यों किया हुआ है ये? हाँ मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे फ्लो करेगा करंट इसमें, ये जानना। तुम अपना क्वेश्चन टाइप कर दो। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मतलब तुम पूछना ये चाह रहे हो कि ग्राउंड क्यों किया है या फिर क्या कुछ और? कुछ बोलो। तो इसमें जो सर्किट अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है वो इसी अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है कि यहाँ पे जो दो कैपेसिटेंस होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं और एक इंडक्टेंट और इंडक्टर और कैपेसिटर तो पैरेलल में ही रहेंगे। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक की जगह दो कैपेसिटेंस यूज़ किए जाते हैं और इसकी वजह से इसकी जो मतलब प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। जैसे कि ये हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज़ कर सकते हैं हम, और मोस्टली जो ऑसिलेटर्स में हम यूज़ करते हैं वो कॉलपिट ऑसिलेटर को ही यूज़ करते हैं। और जो ये सर्किट हमने यूज़ किया है इसे बोलते हैं हम स्प्लिट टैंक सर्किट, स्प्लिट टैंक कैपेसिटर सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्टले ऑसिलेटर। मैम जो ट्यून्ड L से ऑसिलेटर था वहाँ पर L2 का काम क्या था, मतलब जो दूसरा इंडक्टर्स था? जो मेन वर्क है मैंने उनका बता दिया है। ओके मतलब वो ठीक है। हम आपने लास्ट में स्प्लिट आगे क्या लिखा था? स्प्लिट टैंक कैपेसिटर सर्किट। जो हार्टले ऑसिलेटर होते हैं ये और कॉलपिट ऑसिलेटर बिल्कुल सेम होते हैं, बस स्लाइटली डिफरेंस होता है। इसमें हम यूज़ करते हैं दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर। इसमें हम यूज़ करेंगे एक कैपेसिटर और दो इंडक्टर। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम स्प्लिट टैंक इंडक्टर सर्किट।
ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होंगी वो कुछ इस टाइप से होगी। और L इक्विवेलेंट की वैल्यू L1 प्लस L2 माइनस 2M। सबको पता है क्या होता है ये? म्यूचुअल क्या? इंडक्टेंस। म्यूचुअल हाँ, इंडक्टेंस। एग्जैक्टली। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं RC ऑसिलेटर। मैं इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में इसलिए करवा नहीं रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे सकते। अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम खुद से पढ़ सकते हो। NN भार्गवा एक बुक है, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम उसको देख सकते हो अगर किसी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो। RC ऑसिलेटर अभी तक हम पढ़ रहे थे LC ऑसिलेटर। LC ऑसिलेटर क्या होते हैं? इसमें हमें मतलब ये यूज़ होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पे। ये स्मॉल फ्रिक्वेंसी पे प्रेफरेबल नहीं होते। तो हमें कुछ ऐसे ऑसिलेटर्स भी चाहिए जो कि जिनको हम स्मॉल फ्रिक्वेंसी पे यूज़ कर सके, तो वो होते हैं RC ऑसिलेटर्स। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और एक होता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। अब जैसा हमें ये पता है कि ऑसिलेटर में एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तभी हम गेन ज़्यादा ले पाएंगे और या फिर सस्टेन ऑसिलेशन हो सकते हैं। अब इस RC ऑसिलेटर वर्क कैसे करता है, इसकी पहले थोड़ी सी वर्किंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम फेज शिफ्ट और वेन ब्रिज में क्या होगा वो देखेंगे। तो RC नॉर्मली कोई भी अगर एम्पलीफायर देखें, हम एम्पलीफायर एक ट्रांजिस्टर होता है जो कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें गेन सबसे ज़्यादा होता है। बट इसमें एक चीज़ और होती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कि जो आउटपुट और इनपुट के बीच में देयर इज अ फेज शिफ्ट। तो अगर हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो उसमें हमें एक फेज शिफ्ट मिलेगा 180 डिग्री का। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट पे सिग्नल ऐसा दिया है तो मुझे आउटपुट पे जो सिग्नल मिलेगा, अगर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर मैंने यूज़ किया है तो इस टाइप का मुझे आउटपुट मिलेगा। अब अगर इस ऐसे सर्किट में मैं फीडबैक लगाऊंगी तो ये फीडबैक जो है नेगेटिव फीडबैक का काम करेगा क्योंकि इनपुट और जो आउटपुट से हम उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे दोनों में अपोजिट फेज होगा तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कम होता जाएगा और रेगुलरली ये कम होता जाएगा तो यहाँ से तो गेन हमें मिल ही नहीं सकता। और ऑसिलेटर के लिए हमारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है पॉजिटिव फीडबैक। तो हमें अगर एक एम्पलीफायर को ऑसिलेटर बनाना है तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इस नेगेटिव फीडबैक को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो या तो हमें एक साथ में एक और एम्पलीफायर को यूज़ करना पड़ेगा कि वो फिर से 180 का फेज शिफ्ट देगा तो टोटल फेज शिफ्ट 360 का हो जाएगा, तो फिर ये सेम फेज में होंगे। एक तो तरीका है ये कि हम दो स्टेज एम्पलीफायर को यूज़ करें। दूसरा ऐसा तरीका है कोई हम ऐसा सर्किट यूज़ करें जो फेज शिफ्ट का काम करे, मतलब फेज शिफ्ट प्रोवाइड करे। तो हम यूज़ करते हैं, दो मेथड है इसमें इस फेज शिफ्ट को रिमूव करने के लिए। या तो हम कोई फेज शिफ्ट नेटवर्क का यूज़ करें और दूसरा है टू स्टेज एम्पलीफायर। तो ये जो है ये जो हमारा फर्स्ट है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इसमें यही होता है। फेज शिफ्ट नेटवर्क में हम क्या यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ RC सर्किट।
एक आरसी सर्किट जो है 60 का फेज शिफ्ट देता है। तो 3 आरसी सर्किट यूज करेंगे हम, तो वहाँ से हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल जाएगा। और एक सेकंड जो मैं बता रही हूँ, 2 स्टेज एम्पलीफायर, इसमें नॉर्मली हम 2 एम्पलीफायर यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इनपुट में मेरा सिग्नल ऐसा था, आउटपुट में इसके आउटपुट में ऐसा होगा, और फिर से इसके आउटपुट में सेम। तो मतलब ये फेज शिफ्ट अब नहीं रही, दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों सेम फेज में। तो अब इससे अगर हम इसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक का ही काम करेगा। तो ये तो होता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी हो तो वो होती है लगभग 1/2 पाई रूट ऑफ R1 C1 R2 C2। ये जो हम इसमें सेम वही फीडबैक नेटवर्क यूज करेंगे, ये उसके कॉम्पोनेंट्स हैं R1 C1 R2 C2। वहाँ पे ये भी प्रोबेबिलिटी है कि R1 मैम R2 R1 और C1 क्या है? मैं 1 मिनट पूरा सर्किट डायग्राम बनाऊंगी तब तुम्हें समझ आ जाएगा। R की वैल्यू होगी C1 C2 इक्वल टू C हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कुछ 2 पाई RC है। ये होता है वेन ब्रिज RC ऑसिलेटर में। अब हम इसका जो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, पहले इसका वो देख लेते हैं। मैंने तुम्हें ब्रीफ में आइडिया दे दिया है पूरे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का एंड वेन ब्रिज ऑसिलेटर का। अब मैं इसके सर्किट डायग्राम बता देती हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। जहाँ मैं ये एम्पलीफायर में बीजेटी यूज कर रही हूँ, वहाँ तुम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का भी यूज कर सकते हो। मैम ये आरसी फेज शिफ्टर ऑसिलेटर ही है ना? फेज शिफ्टर हाँ। मैम C1 तो वो R1 होगा ना, और R1 C1। ओह सॉरी। का मतलब क्या इसका मतलब? ये डीडी है वो। बायस वोल्टेज।
ये तो पहला वाला जो सर्किट है, अब इसके बारे में मत पूछना। ये सेम, सॉरी, ये तो एम्पलीफायर ही है। इतना सर्किट, यू नो, ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। इसके बाद ये वाला जो नेटवर्क है C1 R1 C2 R2 C3 R3, ये नेटवर्क हमारा काम कर रहा है फेज शिफ्टर का। और 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि एक कॉम्बिनेशन से जो फेज शिफ्ट मिलेगा वो 60 डिग्री का होगा। इससे 60 डिग्री का होगा और इससे 60 डिग्री का होगा, तो टोटल फेज शिफ्ट जो मिला है हमें वो 180 डिग्री का मिला। तो इससे क्या होगा कि जो ये हमारा फर्स्ट एम्पलीफायर से जो आउटपुट आया था, आउट ऑफ फेज था, इससे इसने दोबारा से उसको सेम फेज में ला दिया। तो अब जो इसको हम फीडबैक करेंगे इनपुट पे, तो वो रहेगा सेम फेज में रहेगा और वो एक काम करेगा एज अ पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ से ये जो इसका आउटपुट है उसको हम रिपीट इनपुट में दे रहे हैं और सेम फेज में होने की वजह से ये एक्ट करेगा एज अ पॉजिटिव फीडबैक। कल मैंने तुम्हें एक एक्सप्रेशन भी कराया था, उसमें भी हम टर्म्स को ऐड कर रहे थे, अगर तुम्हें याद हो तो, कि वी आई प्लस जो वी आई इफेक्टिव निकाला था उसमें कुछ ऐसा था। एक मिनट, प्लस बी एफ। वी आई इफेक्टिव इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ, ये लिया था जब हम पॉजिटिव फीडबैक ले रहे थे। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ही क्या है, जो हमारा इनपुट वोल्टेज है और जो आउटपुट से हम फीडबैक कर रहे हैं वो दोनों सेम फेज में है, तो ये एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई कर देंगे, और अगर ये अपोजिट फेज में होंगे तो वो एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे। ये हमने नेगेटिव के लिए यूज किया था, ये पॉजिटिव के लिए यूज किया, तो सेम कंसेप्ट ही यहाँ यूज होता है। ये है, और हम ये इसकी जो 60 फ्रीक्वेंसी डिग्री क्यों एक, फेज शिफ्ट कर रहे हैं? हाँ, ये चीज अगर तुम्हें डिटेल में स्टडी करनी है तो जो नेटवर्क थ्योरी हम पढ़ते हैं, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ आर सी एल सी एल सी आर, वहाँ पे तुम स्टडी कर लेना, इसके बारे में मिल जाएगा। मैम मैम ये यहाँ आर पर और सी के कॉम्बिनेशन से 60 होता है चेंज। हाँ हाँ हाँ, आर और सी के कॉम्बिनेशन जो, एलसी और एलसीआर में भी इतना ही होता है। किसमें? एलसी और एलसीआर। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता इतना। एलसीआर में तो शायद फेज शिफ्ट 0 होता है, जितना मुझे याद आ रहा है। मैम आरसी सर्किट पे वो 60 डिग्री का जो फेज शिफ्ट है वो लैब में दिखाया जा सकता है मतलब एक्सपेरिमेंट से। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था ग्रेजुएशन में, ये उसमें तो जो ये फेज शिफ्टर है यही इनबिल्ट था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट अगर तुम देखते हो तो वो एक बॉक्स सा होता है, उसके ऊपर सर्किट डायग्राम बना होता है, उसके अंदर पूरा सर्किट होता है, पर वो सभी लैब्स में ओपन करके दिखाते नहीं है। तो मतलब वो फेज शिफ्टर बना हुआ था बाहर कि ऐसा ही है, एक मतलब 3 कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी सर्किट ही लगे हुए हैं अंदर, पर जो बाहर उसका, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पैनल पे, उस पे वो मतलब दिखता नहीं है क्लियरली कि रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है, कैपेसिटेंस कैसे कनेक्ट है। वहाँ तो बस एक नॉब होती है कि ये फेज शिफ्टर के लिए नॉब है, उसमें तुम्हें वायर कनेक्ट करना है, उसके बाद उसको इनपुट से कनेक्ट करना है। इस मैम वो बाहर से नहीं दिखा। हाँ फ्रीक्वेंसी के केस में होगी 2 पाई आर सी रूट ऑफ 6। अब पढ़ते हैं हम वेन ब्रिज ऑसिलेटर। उसमें और इसमें इतना सा फर्क है कि उसमें हमने एक फेज शिफ्ट नेटवर्क का यूज़ किया है, इसमें हम उसकी जगह एक और एम्पलीफायर यूज़ कर लेंगे, तो मतलब हम इसमें 2 स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऊपर दिखा दीजिए तो।
एक एक टर्मिनल ग्राउंड किया है, एक टर्मिनल फीडबैक सर्किट से कनेक्ट है। दो एम्पलीफायर यूज किए हैं। अब फर्स्ट एम्पलीफायर A1 है, सेकंड एम्पलीफायर A2 है। जब हमने फर्स्ट एम्पलीफायर को इनपुट सिग्नल पास किया तो उसने फेज शिफ्ट दिया 180 का। फिर उस सिग्नल को हमने जब A2 से पास किया तो उसने फिर से शिफ्ट करके टोटल फेज शिफ्ट 360 डिग्री का हुआ। मतलब जो इनपुट सिग्नल था और जो अब हमारा फाइनल आउटपुट है वो दोनों सेम फेज में है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब नेगेटिव फीडबैक तो नहीं होगा। अब जो हमारा आउटपुट है उसको हमें इनपुट पे पास करना है, तो उसके लिए हमें किसी एक फीडबैक सर्किट की जरूरत होगी। तो फीडबैक सर्किट में हमने यहाँ पे R1 C1 का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। ये एक फीडबैक सर्किट की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये फेज शिफ्टर नहीं है। फेज शिफ्टर में कॉम्बिनेशन तुमने देखा था किस तरीके से अरेंज था, यहाँ कॉम्बिनेशन डिफरेंट अरेंजमेंट में है। यहाँ ये फीडबैक नेटवर्क है, फीडबैक सर्किट की तरह वर्क कर रहा है। और फीडबैक सर्किट जो है नॉर्मली इन चीजों से ही मिलकर बना होता है, RCL। ये तीन कंपोनेंट से ही मिलकर बना होता है। अब डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से इसको अरेंज किया जाता है, बट फीडबैक नेटवर्क में यही तीन कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। हम यहाँ पर आउटपुट पे तो सेम फेज मिल रहा है, तो फिर उसको दोबारा फीडबैक नेटवर्क की मदद से इनपुट पे तो लिया जा रहा है इनपुट। अभी तक हम कर क्या रहे हैं, सभी जगह यही तो कर रहे हैं। ऑसिलेटर में, उस ऑसिलेटर की मेन वर्किंग में यही तो है कि उसको हम केवल एक बार इनपुट सप्लाई करते हैं, उसके बाद वो आउटपुट से ही कॉन्टिन्यूसली इनपुट लेता है। फीडबैक नेटवर्क का काम ही क्या है कि आउटपुट से मतलब सिग्नल को लेना और उसको इनपुट पे पास करना। यही तो काम है। फीडबैक नेटवर्क लगा क्यों होता है, इसीलिए तो होता है। ओके, मतलब एक से ही काम चलाने के लिए वो बार बार कर रहे हैं। मतलब इसका मेन मीनिंग ये होता है फीडबैक लगाने का कि हमें बार बार सिग्नल को इनपुट प्रोवाइड नहीं कराना होगा, कि उसको एक बार इनपुट दिया उसके बाद वो जो आउटपुट है उसी से ही इनपुट लेके और काम मतलब जो हमारे सिग्नल्स हैं जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें मिलता रहेगा। ओके, इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 पाई R1 C1 R2 C2 होती है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो और C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1 बाई 2 पाई RC। यहाँ पे तुम्हारा ऑसिलेटर कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप एम्प। ये भी एक काइंड ऑफ एम्पलीफायर है। ऑप एम्प होते क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मतलब इनका काम क्या होता है, अगर डेफिनेशन से ही देखें तो समझ आ रहा है। ऑपरेशंस मतलब हम
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक सब्सट्रैक्शन, एडिशन या फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो हम इससे परफॉर्म करा सकें। तो ये सब चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिज़ाइन करते हैं। अब ये डिज़ाइन वही है सेम, इसमें भी ट्रांजिस्टर ही यूज़ होते हैं अगर हम इनका इंटरनल सर्किट देखें तो, बट हमें वो सब स्टडी नहीं करना है। हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टडी करना है, मतलब कौन कौन से काइंड ऑफ ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम यूज पढ़ेंगे समिंग एम्पलीफायर, समिंग ऑप एम्प, डिफरेंशियल ऑप एम्प, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, ये सब पढ़ेंगे। अब हर एक ऑप एम्प जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इन्वर्टिंग और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग। सबसे पहले ऑप एम्प का सिंबल स्टडी करते हैं, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं सब देखेंगे। नॉट गेट जैसा सिंबल होता है उसका। बस नॉट गेट में ये होता है कि एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, लेकिन ऑप एम्प में दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। इनपुट टर्मिनल दो होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। और नॉट गेट में एक ही इनपुट टर्मिनल होता है और एक ही आउटपुट टर्मिनल होता है। एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। इसे बोलते हैं वी आउटपुट, ये V1 और ये V2। अब जो ये नेगेटिव वाला है इसे बोलते हैं हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये पॉजिटिव जो है इसे बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। अब ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इसका मीनिंग क्या है ये बताती हूँ। और एक ये चीज़ है V1 और V2। अब ये क्या करता है ऑप एम्प, कभी भी एक सिंगल वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं करता है, ये डिफरेंस ऑफ वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, इसीलिए इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो हम ये जो डिफरेंशियल वोल्टेज होती है उसको ये VD से डिनोट करते हैं, और जो V1 माइनस V2 को रिप्रेजेंट करती है डिफरेंशियल वोल्टेज। जब हम सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पास करते हैं तो इन्वर्टिंग का मीनिंग क्या है कि वो आउटपुट पे हमें फेज शिफ्ट देगा मैम एक बार ये 180 डिग्री। डिफरेंशियल वोल्टेज समझा दो। डिफरेंशियल वोल्टेज इज डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेज। ये मैम कब होता है? ये हमेशा होता है, मतलब ऑप एम्प वही तो बता रही हूँ, ऑप एम्प और किसी भी नॉर्मल एम्पलीफायर या फिर आगे हम जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी गेट्स वगैरह हम देखते हैं, वहाँ पे जैसे नॉट गेट ही है उसमें एक इनपुट टर्मिनल होता है। लेकिन ऑप एम्प क्या करता है, कभी भी सिंगल वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं करता है, ये हमेशा डिफरेंस ऑफ वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। मतलब V1 को डायरेक्ट एम्पलीफाई नहीं करेगा, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा। ये हो सकता है कि हमने V2 को ग्राउंड करके जीरो किया हो, पर ऐसा नहीं कह सकते कि ये ऐसा होगा कि V1 और यहाँ V आउट, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा मतलब ये है, मतलब हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, चाहे हमें V2 को ग्राउंड करना है बट उसको रिप्रेजेंट करना होगा ऐसा। तो ये था इन्वर्टिंग ऑप एम्प। और अगर नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट सिग्नल को पास करेंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो सेम फेज में मिलेगा। और अगर हम दोनों टर्मिनल पे पास करते हैं, फॉर एग्जांपल
तो आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वोल्टेज 0 हो जाएगी। ठीक है, मैम ये फिर से समझा दीजिए। इन्वर्टिंग ऑप एम्प का काम क्या है कि वो फेज शिफ्ट देगा हमें 180 डिग्री का, और नॉन इन्वर्टिंग में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता है, सेम ही फेज में रहेंगे इनपुट और आउटपुट। और अगर दोनों पे हमने सिग्नल पास किया है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पे, तो रिजल्टेंट में हमें 0 एम्पलीट्यूड मिलेगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो स्टडी कर लेते हैं ऑप एम्प की, और ये इम्पोर्टेंट मैम भी थोड़ा है। सा ऊपर कर दीजिए। वैसे तो ये हो टॉपिक गया ही, मैम। एक बात हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा। एक तो है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में भी बीजेटी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कंपेरेटिवली टू एफईटी और ऑप एम्प। इन दोनों की और हमेशा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं, मतलब कि तुम्हें थोड़ा बहुत कंसेप्ट आना चाहिए, उसके बाद तुम आराम से लगा सकते हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना भी टफ एग्जाम का लेवल हो, फॉर एग्जाम्पल चाहे तुम टीआईएफआर का देख लो जस्ट, या फिर नेट गेट, या फिर जो भी अब तुम एमएससी एंट्रेंसेस दे रहे हो, एमएससी एंट्रेंसेस में फिर भी नहीं होता इन क्वेश्चंस का लेवल। पर अगर तुम ये जो मैंने और बाकी एग्जाम्स बताए उन सब में भी देखोगे, तो अगर तुमने बेसिक समझे हुए हैं तो तुम्हें लगेगा सच में क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। इवन मैंने जैम दिया था 2020 में, उसमें ऑप एम्प का इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था, बस 2 चीज़ों पे बेस था, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे, और उसका सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ था। मतलब ये है कि वो सर्किट देखने में एक बार कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर तुम्हें बेसिक्स पता है तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान है। और सेम अभी इस बार भी आया हुआ था जेस्ट 2022 में ऑप एम्प से एक क्वेश्चन। एक डाउट था मैम इस पे क्वेश्चन करवा दीजिएगा ना। पहले सिलेबस कंप्लीट मैम, एक करते हैं। डाउट था मैम। हाँ हाँ हाँ, मैम पूछो। पूछ रहा था कि एनपीएन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन? एन पी एन, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में ये तो फिर मतलब तुम ऐसे कैसे बता सकती हो कि एन पी एन जर्मेनियम में, एक ये तो 2 क्वेश्चन अलग है। अलग चीज़ें हैं ना, कि एन में और पी उसमें, पी में और ये एन में अलग ये अलग। ये ये क्वेश्चन था पीवाईक्यूज में, इसी कारण पूछ रहा तुम मेरे को क्वेश्चन व्हाट्सअप कर देना। हूँ। कल वाला वो पूछे थे ना, वो लीकेज करंट का यूनिट क्या दोनों होगा? क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। क्या मैम? मैं वो चेक नहीं कर पाई, तुम दोनों क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप कर देना याद से। थैंक यू मैम। और कौन से उसमें था वैसे, ये पीवाईक्यू मतलब कि बीएचयू डीयू, या फिर कौन से उसमें था, या किसी और में? किसी और में था, जेएमआई में था शायद, अच्छा, मतलब ओके। आया था कहीं से क्वेश्चंस ये। हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझे व्हाट्सअप कर देना याद से। प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे हम। प्रॉपर्टीज में सॉरी, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ। ये ट्रांजिस्टर है, गेन कैसे डिफाइन करते हैं हम? आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट पे हमें क्या लेना होगा, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो ए वी वन माइनस वी टू। जब विदाउट फीडबैक सर्किट हम यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओपन लूप गेन। तो ये है ओपन लूप गेन होता है ये, ए ओ एल इज इक्वल टू वी ज़ीरो और वी वन माइनस वी टू। मैम थोड़ा सा ऊपर। इसकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। मैम इसी के गेन को एओएल बोलते हैं। क्या? हम ये जो आपने गेन बताया, ये
इसी को AOL लिखते हैं। AOL तब लिखते हैं जब फीडबैक नहीं लगा होता सर्किट में, ओपन लूप गेन बोलते हैं उसे। और जब फीडबैक लगा होता है तो उसे बोलते हैं क्लोज लूप गेन। जो हमने कल फाइंड आउट की थी ना वैल्यू AF, याद होगा तुम्हें, AF जो डिनोट किया था वो क्लोज लूप गेन था। और ओपन लूप गेन होता है जब विदाउट फीडबैक नेटवर्क जो गेन होता है उसे ओपन लूप गेन बोलते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। जो इसमें ओपन लूप गेन होता है, आइडियल कंडीशंस में है ये सारे आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। और ऑलमोस्ट जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आइडियल डायोड और आइडियल ऑप एम्प के ही होते हैं। ओपन लूप गेन जो होगा वो इन्फिनिटी होता है। और इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी होता है। आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है। ये आइडियल कंडीशन है ऑप एम्प की। ये चीजें याद रख लेना, ठीक है। और दो अजम्पशंस ली जाती हैं जब भी हम आइडियल ऑप एम्प को स्टडी करते हैं कि जो ये मैंने ये बोला था, ये दो वोल्टेज होती हैं V1 और V2, और VD की वैल्यू होती है V1 माइनस V2। ऐसा बोलते हैं आइडियल कंडीशन में V1 इक्वल टू V2 होता है। तो कहने का मतलब VD की वैल्यू 0 होती है। दिस इज फॉर आइडियल ऑप एम्प। ये ऐसी एजम्पशंस थी, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये एजम्पशंस थी। ऑप एम्प को डिफाइन कर रहे थे तब ये एजम्पशंस ली गई थी कि VD की वैल्यू 0 होगी। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि V1 इक्वल टू V2। अगर फॉर एग्जांपल हमने V1 को ग्राउंड किया है तो V2 विल बी बिहेव एज अ वर्चुअल ग्राउंड। तो यहाँ से कंसेप्ट आया था वर्चुअल ग्राउंड का, जो न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा। मतलब ये है कि तुमने न्यूमेरिकल में वर्चुअल ग्राउंड ढूंढ लिया तो तुम्हारा हाफ प्रॉब्लम जो है ऑप एम्प की वो सॉल्व हो गई है, ये समझ लो। तो अगर V1 को हमने ग्राउंड किया तो V2 विल बी बिहेव लाइक एज अ वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है। ये है। अब प्रॉपर्टीज भी हो गई हैं। अब हम स्टडी करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स, मतलब इन्वर्टिंग ऑप एम्प को। इसका गेन फाइंड आउट करना है। अल्टीमेट एम हमारा यही है, या फिर ये बोले गेन बोलो या फिर आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो इसका सर्किट डायग्राम होता कैसा है, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग है या कुछ भी। तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसका मतलब इसमें इनपुट वोल्टेज जो होगा वो इन्वर्टिंग पे लगा होगा, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे होगा। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड होगा। अगर ऐसा कुछ सर्किट में है तो समझ जाना वो इन्वर्टिंग ऑप एम्प है।
कोई बता सकता है कि ए टर्मिनल जो ए पॉइंट मैंने नोड मतलब बनाया है या नोड भी बोल सकते हो इस पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? 0। 0। एग्जैक्टली। यहाँ पे वोल्टेज जीरो है। अभी हमने ये पता किया है, देखा था मतलब कि वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से कि अगर एक वोल्टेज जीरो हो जाती है तो दूसरी वोल्टेज भी मतलब दूसरा जो नोड होगा या पॉइंट होगा वो एक्ट करेगा एज अ वर्चुअल ग्राउंड। तो यहाँ पे बी जो है वो एक्ट करेगा एज अ वर्चुअल ग्राउंड। तो वी बी पे वैल्यू जो होगी पोटेंशियल की वो भी जीरो होगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। अब हम बात करते हैं आगे, किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं इसके अंदर इधर तक। ये हमारा एक छोटा सा लूप है जिसमें हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ क्या होगा? वी आई इज इक्वल टू आई आर आई। यहाँ से आई की वैल्यू मिल गई हमें, वी आई अपॉन आर आई। भी जी से आ रहा है ऊपर वाले क्या कंसेप्ट से। क्या क्या? एक बार रिपीट करना अपना क्वेश्चन। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से पूछ रहा है कि वी 0 कैसे आ रहा है। अच्छा, वी बी जीरो क्यों हुआ? वी बी जीरो इसलिए हुआ कि वी ए जीरो है, ये कंफर्म समझ आ गया? जिसने भी पूछा अब रिस्पॉन्स तो यस करो। मैम। तो अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर एक वोल्टेज को हम ग्राउंड कर देते हैं तो दूसरी वोल्टेज का जो नोड होता है वो बिहेव करता है एज अ वर्चुअल ग्राउंड। तो ये जो नोड है ये बिहेव करेगा एज अ वर्चुअल ग्राउंड, तो इसकी भी वोल्टेज जो होगी वो जीरो होगी। इस वजह से यहाँ जीरो हुई है। तो अब यहाँ पे वी आई कुछ हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है, तो वी आई माइनस आई आर आई इक्वल टू जीरो। तो वी आई इज इक्वल टू आई आर आई। यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाली। अब ये करंट जो है वो यहाँ फ्लो हो रहा है। यहाँ पे अगर जीरो यहाँ पे वोल्टेज। मैम अगर यहाँ पे आर आई नहीं होता तो वी आई 0 लेते हैं ना। फिर यहाँ पे ये तो फिर दोनों ही जीरो हो जाते। वो तो बिल्कुल ही आइडियल कंडीशन हो जाती कि तुमने इसको भी ग्राउंड कर दिया और आर आई भी नहीं होता, तो वी आई भी तो जीरो ही हो जाता ना। तो उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहता फिर तो। ये केस तब पॉसिबल है जब यहाँ तुमने कुछ वोल्टेज अप्लाई की हो। हाँ, हम अभी जो किरचॉफ्स लॉ है वो इस लूप में लगा रहे थे। यहाँ पे जीरो वोल्टेज है, माइनस आई आर एफ इज इक्वल टू वी जीरो। अभी आई की वैल्यू हमने फाइंड की है, उसको रख देते हैं, वी आई आर एफ। मैम पहला किरचॉफ्स लूप है, हमको अपने वी आई से लेके बी तक आना पहले। हाँ हाँ हाँ। तो मैम ये एक स्ट्रेट लाइन में भी लूप मान सकते हैं? मतलब लूप नहीं कह रहे हैं, मतलब एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। मतलब यहाँ कुछ वोल्टेज है, उसका कुछ ड्रॉप यहाँ हो गया और यहाँ पे उसकी जीरो वोल्टेज है। मतलब एक तरीका है, लूप नहीं है। लूप तो क्लोज लूप होता है, वही होता है लूप। मतलब ये इक्वेशन लिखने का तरीका है। केवीएल तो लग ही सकता है ना यहाँ भी, कि यहाँ कुछ वोल्टेज था और मतलब सम ऑफ वोल्टेज तो जीरो ही रहेगा। वो जो रूल है किरचॉफ्स लॉ वो तो कांस्टेंट ही है। समझ के? यस मैम। ओके। एक बार केवीएल हमने यहाँ लगाया, एक बार केवीएल हमने यहाँ लगाया और ये हमें जो हमारा रिजल्ट था फाइनल वो मिल चुका है। वी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर आई इंटू वी आई। इसमें केवल मतलब मेरा सजेशन है तुम लोगों को, ये रिजल्ट तो याद होना ही चाहिए, बट ये तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाया होता है या कुछ और होता है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले को कैसे यूज़ करें। तो जो ये प्रोसेस मैंने यूज़ किया है सॉल्व करने के लिए, इसे समझ लेना, तो इससे तुम्हें ईजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपैरेटिवली कि तुम फॉर्मूला रटो बस। मतलब पता होना चाहिए फॉर्मूला भी, पर लेकिन ये प्रोसेस भी पता होना चाहिए। और यहाँ से वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट से हमें गेन मिल गया।
और नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस यही है कि देयर इज अ फेज शिफ्ट। उसके बाद पढ़ते हैं हम नॉन इन्वर्टिंग। मैम क्लास कितने बजे चलेगी? क्या बोल रहे हो क्लास? यस मैम, कितने बजे तक चलेगी? ये टॉपिक लास्ट है, नॉन इन्वर्टिंग बस। अब V A किसके इक्वल है? जीरो। नहीं है। जीरो कैसे हो सकता है? जीरो और V A के बीच में वोल्टेज है। V A इक्वल टू V I। और हमने ये पढ़ा है आइडियल कंडीशन में कि डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है, इसका मतलब V1 इक्वल टू V2 होता है। तो यहाँ पे VA VI के इक्वल है, तो V भी VVI के इक्वल होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे वोल्टेज पता चल गई कि कितनी होगी। अब हम इसमें थोड़ा जो वो है मतलब कि लूप है वो उल्टा चलेगा, क्योंकि यहाँ ग्राउंड है, यहाँ पे वोल्टेज है, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ही फ्लो होता है। इस वजह से मैम ये करंट की वीपी डायरेक्शन को मैंने कुछ ऐसी बनाई हुई है। मैम वीपी को वीआई आइडियल कंडीशन से लिया ना? हाँ, आइडियल कंडीशन में ही होता है ऐसा, मतलब कि जो डिफरेंस वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। तो V1 जो है मतलब कि VA वो VI के इक्वल है, इनपुट वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है, और जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उससे हमें ये पता है VB इक्वल टू VI हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें पता चल चुका है, हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम वही मेथड फिर से इस इतने वाले लूप पे किरचॉफ्स लॉ लगा लो। तो VI इज IR I की वैल्यू VIRI हो जाएगी। मैम यहाँ पर वी नॉट ग्रेटर देन वी आई कंसिडर किया गया होगा। क्या? मतलब जो वी आउटपुट है वो वी इनपुट से ज़्यादा मतलब माना गया है यहाँ पर। वो तो सब जगह यही होता है, आउटपुट वोल्टेज तो सब जगह ही ज़्यादा होता है।
ओके मैम। मैम फिर वो इन्वर्टिंग पे भी करंट का डायरेक्शन वो उल्टा होगा ना, मतलब V0 टू। यहाँ जीरो है ना, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। वहाँ कुछ वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ जीरो की वजह से ऐसा किया है बस। ओके मैम। ये किरचॉफ्स लॉ मैंने यहाँ लगाया। आई की वैल्यू पुट की है, सिंपल। वी ए कॉमन निकाल लो, 1 प्लस आर एफ बाई आर आई। वी ए को रिप्लेस कर सकते हो वी आई से, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। नॉन इन्वर्टिंग के लिए और गेन निकालना है, तो 1 प्लस आर एफ बाई। ओके, मैम थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। ये सर्किट डायग्राम था। यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई किया है। अब हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा था डिफरेंशियल वोल्टेज वाला, उसके कंसेप्ट से यूज़ करते हुए यहाँ पे जो वोल्टेज है वही बी नॉट पे वोल्टेज होगी, तो दोनों पे वोल्टेज सेम है। अब ये हमें ये भी पता है कि इसमें इस टर्मिनल को, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको ग्राउंड किया होता है, तो ये हमने ग्राउंड किया हुआ है। अब यहाँ पे वोल्टेज है कुछ, यहाँ पे मतलब जीरो वोल्टेज है, तो मैंने इस वजह से अपने मतलब इजी वे के लिए मैंने इसको इस तरीके से चूज़ किया। तुम इसको जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है ये वाली वो भी ले सकते हो, बस माइनस प्लस को बैलेंस करके चलना। तो यहाँ पे V जो वोल्टेज है माइनस आई आर वन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें I की वैल्यू मिल गई, कितना करंट फ्लो हो रहा है, यही सेम अमाउंट ऑफ करंट इस लूप में आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से मैंने दोबारा KVL लगाया, तो VA या VB लिखो या VI लिखो, तीनों वोल्टेज सेम है। तो VA इस प्लस क्यों लगाया, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है और जो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ उसकी डायरेक्शन को अपोज कर रहा है, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। तो VA प्लस IRF इज इक्वल टू V0, और फिर V आउटपुट की वैल्यू हमने निकाल ली, I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। एक मिनट, और यहाँ से हमें V आउटपुट और V इनपुट के बीच में रिलेशन मिल गया। ओके मैम। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।